सो गुड मॉर्निंग बच्चों, आ जाए सभी, ऑनलाइन आ जाए, लाइव जुड़ जाए, शाबाश 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 बच्चा। 9th एंड क्लास 10th आ जाइए शाबाश, आ जाए बच्चा, आ जाए। वी आर लाइव। प्लीज़ कंफर्म करो क्या हम लाइव है। प्लीज़ एक बार थम्स अप करो बच्चा। कमेंट्स में थम्स अप करो बच्चा। क्या हम लाइव हैं? यस सर, वी आर लाइव। ओके सर, आ गए, बहुत शुक्रिया सर, नई क्लास के साथ आ गए, बहुत शुक्रिया बच्चा। तो आ जाए, चलिए आ जाए, स्टार्ट करें क्या? एक बार हम स्टार्ट करें क्या? सभी बच्चे आ गए? लाइव कितने आ गए बच्चे? 200। ओके, चलिए आ जाए। वेस्टर्न घाट्स, आ जाए बच्चा, आ जाए। ठीक है सर, हमें ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, कोई मसला नहीं बच्चा, बंसल आइए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ साथ तुम्हारी अपनी ज्योग्राफी बदल जाएगी। सर हम पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। सर बंसल कहाँ पर है बच्चा? जस्ट बुखार के बिल्कुल ऑपोजिट पर है, नियर पेट्रोल पंप, इमीडिएट नियर पेट्रोल पंप। जी हाँ, आए आ जाए। सर फी कितना है? अरे आ जाइए, फी का मसला माँ बाप पे छोड़िए, आप पढ़िए, ठीक है? आप बस फोकस कीजिए, पढ़िए, फी हम देख लेंगे, कंसेशन भी दे देंगे, मसला नहीं है। सर बंसल के ट्राइपॉड्स, ये क्या लिख रहा है? बंसल के ट्राइपॉड्स, अदफर सर, साबित सर, समीर सर, द ट्राइपॉड फॉर हायर एजुकेशन। बेशक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाए, आप भी इनसे पढ़िए, आ जाए। सर हमने अदफर सर से पढ़ा हुआ है बायोलॉजी, हम इनके बगैर पढ़ना नहीं चाहते। हम पढ़ने भी नहीं देंगे ना, हम पढ़ने भी नहीं देंगे। बेटा आप डॉक्टर बिलाल को बोल रहे, आप मैथ्स वाले को बोल रहे हैं, डॉक्टर बिलाल को, मैथ्स का नाम सुना है ना? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैथ्स का नाम सुन के आप डॉक्टर बिलाल का नाम ना सुने हो? ठीक है, एक बार बंसल आ जाए, इंशाल्लाह आप इनसे पढ़ेंगे, ठीक है? तो चले आज अपना हम लेसन। सर ज्योग्राफी बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो हम किस मर्ज के दवा है यहाँ पर? एक बार आ जाइए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो फिलहाल कमेंट्स रोक दो, इनको बंद कीजिए कमेंट्स को, ठीक है? आ जाए। वेस्टर्न घाट्स, जो हमारे पास फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं इंडिया में, कई तरह के होते हैं। जैसे हमारे पास माउंटेन्स हो गए, नॉर्दर्न माउंटेन्स, इनको हम हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारे पास लोअर रीजन्स में प्लेन्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पेनिनसुलर प्लेटू आ जाता है। फिर इस तरफ से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न घाट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे तरीके से जो वेस्टर्न प्लेन्स में होते हैं। वेस्टर्न प्लेन्स के बिल्कुल आसपास वेस्टर्न घाट्स देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारे पास आइलैंड्स होते हैं बच्चा। तो काफ़ी तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं, ठीक है? तो ये 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जिस बात पर, जिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बहस करना चाहते हैं, दैट्स वेस्टर्न घाट्स, ठीक है? तो वेस्टर्न घाट्स जब स्टार्ट करते हैं हम, टीचर यूजुअली डायरेक्टली स्टार्ट करता है वेस्टर्न घाट्स पर, लेकिन बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये घाट्स क्या होता है। अक्सर औकात ऐसा देखा गया है कि बच्चों को वेस्टर्न घाट्स तो पढ़ा दिया, लेकिन घाट हैं क्या ये पढ़ा नहीं दिया। या तो टीचर की खुद अपनी लाइल्मियत है, या फिर बच्चे की वो जो पूछने वाली कैपेसिटी है वो नहीं है, ठीक है? सो आंसर दीज थिंग्स, ठीक है? पहले इनको क्वेश्चन किया करो, फिर गेट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है? तो अगर हम मान के चले बच्चा, चलो क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है? अच्छे से रहना आप। अगर हम मान के चले ये हमारे पास ज़मीन है, ये हमारे पास ग्राउंड है बच्चा, ठीक हो गया? दिस इज आवर ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड हो गया हमारे पास। अगर मैंने कहा ये ग्राउंड है, ये ज़मीन है, ठीक? मैंने ज़मीन से ऊपर उठना है मुझे ज़मीन से इतना, ऑलमोस्ट 327 मीटर्स हाई। यानी अगर मैं ग्राउंड लेवल से ऊपर उठूं कितना? 327 मीटर्स, 327 मीटर्स। यानी अगर मैं ये कहूँ अबव मीन सी लेवल, ASML, अबव मीन सी लेवल, अगर मैं उठ रहा हूँ 327 मीटर्स पर, इट्स कॉल्ड एज प्लेन एरियाज, ठीक हो गया? अक्सर सुना है ना नाम तुमने, जो ग्रेटर प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो क्या है? वो यही है, समझ में आ रहा है? अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर चूंकि हिली रीजन है, लेकिन यहाँ पर भी वो प्लेन एरियाज जिनका ऑलमोस्ट ऑल्टीट्यूड 327 मीटर्स के आसपास हो, इसके लगभग हो,
ठीक हो गया, उनको हम प्लेन्स शुमार करते हैं, इनको हम प्लेन्स बोलते हैं, ठीक हो गया। वहीं पर अगर हम कहें कि इस सी लेवल से ऊपर उठे हम, कितना बच्चा, हम उठेंगे अब 600 मीटर्स पर, 600 मीटर्स पर, ठीक। मैंने कहा अगर हम सी लेवल से ऊपर उठेंगे, अगर हम सी लेवल से ऊपर उठेंगे, कितना ऊपर उठेंगे, 600 मीटर्स, तो इसको कहेंगे हम बच्चा प्लेट्यू। क्या कहेंगे, प्लेट्यू, प्लेट्यू, सर इसको बोलते हैं प्लेट्यू। हाइट कितनी होनी चाहिए, रफली अराउंड 600 मीटर्स, कहां से, अबव मीन सी लेवल। अबव मीन सी लेवल एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, टेबल देखा है ना, टेबल ऐसे लगता है, समझ में आ रहा है, टेबल बिल्कुल ऐसे लगता है, सो इसको हम कहेंगे एलिवेटेड टेबल लैंड, एलिवेटेड टेबल लैंड, इसको कहेंगे हम प्लेट्यू। हाइट कितनी होनी चाहिए मीन सी लेवल से, रफली अराउंड 600 मीटर्स, 600 मीटर्स की लगभग इसकी हाइट होनी चाहिए, तभी इसको कहेंगे प्लेट्यू। लेकिन क्या हुआ अगर इस प्लेट्यू से भी ऊपर उठे, यहां तक, यहां तक, अगर हम प्लेट्यू से 400 मीटर्स ऊपर उठ रहे हैं, इसका मतलब है कि मीन सी लेवल जो यहाँ है 0 पर है, ठीक है, मीन सी लेवल 0 पर है, 0 मीटर्स पर है, मीन सी लेवल से 1000 मीटर दूर, 1000 मीटर ऊपर, ठीक है, 1000 मीटर ऊपर, 1000 मीटर ऊपर, अगर हम मीन सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर उठ जाएंगे, तो ये जो यहां पर लैंड मास क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड एज घाट, दिस इज कॉल्ड एज घाट। समझ में आ गया, घाट ये होता है बच्चे। इस घाट का मतलब होता है स्मॉल माउंटेन, स्मॉल माउंटेन्स, छोटे छोटे पहाड़ जो हमारे पास देखने को मिल जाते हैं, इन्हें हम कहेंगे घाट्स, ठीक हो गया, इन्हें कहेंगे हम घाट्स। देखो फिर से आ जाओ, ये प्लेट्यू, प्लेट्यू हाइट कितनी, 600 मीटर्स, प्लेट्यू के ऊपर अगर हम उठेंगे वापस 400 मीटर्स पर, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चा, 1000 मीटर्स, ठीक है, 1000 मीटर्स, 1000 मीटर्स, इस 1000 मीटर की हाइट को हम कहेंगे घाट्स, इनको हम घाट्स बोलते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर हम घाट से ऊपर उठेंगे, मान के चले हमने यहाँ पे खींचा एक और स्ट्रक्चर, इसकी हाइट हमने कर दी 850 मीटर, 850 मीटर, इनको हम कहेंगे हिली एरियाज, दिस आर कॉल्ड एज हिल्स। समझ में आ रहा है, और यही बिल्कुल ऑल्टीट्यूड है जम्मू कश्मीर के हिल्स का। जम्मू कश्मीर में जितने भी प्लेन एरियाज हैं, उनका जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है दैट इज 327 मीटर्स, दैट इज 327 मीटर्स, जबकि जितने भी हमारे पास हिली एरियाज हैं, उनका जो ऑल्टीट्यूड है, एवरेज ऑल्टीट्यूड, दैट इज 1850 मीटर्स, 1850 मीटर्स। तो यहाँ से तो ये प्रूव हो गया। अब सर क्या करें अगर हम इससे भी ऊपर बढ़ा दें ऐसे, देन बच्चा उसके बाद ना हमारे पास माउंटेन्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी मोर देन 1850 मीटर्स की हाइट जहां पर होती है, दे आर कॉल्ड एज माउंटेन्स, दे आर कॉल्ड एज माउंटेन्स। क्या इतना क्लियर हो रहा है सबको? एक बार जरा कमेंट में कंफर्म कर दो, क्या इतना समझ में आ रहा है मुझे? क्या मुझे यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्या यहाँ तक वाज़ेह हो रहा है? अरे हाँ ना बोलो कुछ। सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत शुक्रिया सर, यू आर लुकिंग डैशिंग। पढ़ाई पे ध्यान दे सर, इतना आसान और सरल कैसे पढ़ा देते हो? बस प्रैक्टिस से हो जाता है बच्चा। सर क्या ये किताबों में मेंशन है? जी नहीं सर, मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया बच्चा। ऐसे ही आते रहो बंसल, ऐसे ही मज़ा आता रहेगा, ठीक है, इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा सर ये जो हमारे पास घाट्स होते हैं, ये जो हमारे पास घाट्स होते हैं, ये असल में क्या होते हैं? दे आर करेवा लैंड्स, दे आर करेवा लैंड्स, दे आर करेवा लैंड्स, दे आर करेवा लैंड्स। करेवा का नाम सुना है ना? क्या नाम सुना है करेवा का? अरे हाँ या ना बोलो। बेशक सुना है। देखो बच्चा, अगर मैंने कहा ये करेवा लैंड्स हैं, इस करेवा लैंड को हम लोकली बोलते हैं, लोकली बोलते हैं बच्चा वुडर। दीज करेवा लैंड्स आर कॉल्ड एज वुडर, वुडर, ठीक हो गया। वुडर का नाम तो सुना है ना सबने, इनको हम करेवा लैंड्स बोलते हैं। ये जो करेवा होती हैं असल में ये सॉइल टाइप होती हैं, ठीक है। ये असल में हमारे पास एक सॉइल निकल के आती है विच इज नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन। सैफरॉन बेस्ट मानी जाती है सैफरॉन के लिए। कौन सी सॉइल बच्चा? करेवा सॉइल, करेवा सॉइल। क्या सिर्फ सैफरॉन उगाया जाता है? जी नहीं, इसमें सिर्फ सैफरॉन नहीं आता, इसमें आलमंड्स भी आते हैं, ठीक हो गया। इसमें आलमंड्स भी आ जाएंगे, इसमें हमारे पास एप्पल्स भी आ जाएंगे, ठीक है।
समझ में आ गया। इसमें हमारे पास वॉलनट्स भी आ जाएंगे, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ इसमें सैफरॉन कल्टीवेशन नहीं होती। अब चूंकि सैफरॉन ज़्यादा मात्रा में होता है, लिहाजा यूनिवर्सली या ग्लोबली इसको बोलते हैं कि ये सैफरॉन के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। बाय द वे सैफरॉन जो हमारे पास है वो कश्मीर के बडगाम में उगाया जाता है ना, हमारे पास अनंतनाग में उगाया जाता है, पामपोर में उगाया जाता है, ठीक है। तो ये बात की बहस है। तो यहाँ तक क्लियर आ गया मुझे समझ, घाट क्या होता है। अब घाट क्या होता है, अब पढ़े अब वेस्टर्न घाट्स देख ले थोड़ा सा इसमें हिस्सा देख लो, आ जाओ, चलो आ जाओ। अगर हम रफ मैप बनाए इंडिया का, ठीक है, यहाँ से ऊपर नॉर्थ जहाँ से माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, ये साउथ हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक इनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। अब चूंकि ईस्ट वर्ड्स हैं, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ये वेस्ट की तरफ है, लिहाजा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न घाट्स। अगर हम वेस्टर्न घाट्स का थोड़ा सा नक्शा उतार लें यहाँ पर, दीज आर स्मॉल माउंटेन्स कॉल्ड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इनको बच्चा वेस्टर्न घाट्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया के वेस्ट तरफ है, वेस्ट साइड से हैं, या लिहाजा यहाँ पर जो इनकी डायरेक्शन है वो इंडिया की किस साइड से है, वेस्ट साइड से, लिहाजा दे आर कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट्स। अब चूंकि ये घाट है, इनकी ऑलमोस्ट जो हाइट है दैट इज 1000 मीटर्स। वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है, जो बच्चा एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट्स की, वो कितनी है, 1000 मीटर्स। मैंने तो कहा था कि जो ऑन एन एवरेज जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट या जो घाट्स की हाइट होनी चाहिए दैट शुड बी अराउंड 1000, दैट शुड बी अराउंड 1000। 1100 भी चलेगा, 1200 भी चलेगा, लेकिन औसतन इतनी होनी चाहिए, औसतन इतनी होनी चाहिए। तो लकीली वेस्टर्न घाट्स जो हमारे पास हैं, इनकी भी औसतन हाइट कितनी है, इतनी ही है, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की। ठीक हो गया, क्या इतना समझ आ रहा है सबको? बढ़े आगे, क्या हम आगे बढ़े? सर मजा आ रहा है, बहुत शुक्रिया बच्चा। सर ऐसी ज्योग्राफी कभी नहीं देखी, इसके बाद कभी नहीं देखो, भी इसके बाद समझ में भी नहीं आएगी। सर ऐसे ही पढ़ाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। देखो ये वेस्टर्न घाट्स, सर ये वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट कहाँ से? अगर हम थोड़ा सा आइडिया इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ले ले, हम कहेंगे ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे स्टार्ट फ्रॉम तापी इन गुजरात, तापी इन गुजरात, ठीक है। देखो ये ऊपर राजस्थान का एरिया है ऐसे, ठीक है, नीचे गुजरात का एरिया है, तो गुजरात के एरिया के आसपास वेस्टर्न घाट्स का शुरुआत है, उस एरिया को बोलते हैं तापी। तापी कहाँ पे है बच्चा? गुजरात में। गुजरात से बिल्कुल, देखो ये गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात के रीजन में, नीचे आ गया बच्चा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बिल्कुल नीचे आ जाएगा हमारे पास गोवा, ठीक हो गया, गोवा के बिल्कुल नीचे आ जाएगा हमारे पास कर्नाटक, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा केरला बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु, इस रीजन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? देखो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना, ये कॉन्टिन्यूअस है, दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, बीच में दरमियान में टूटे हुए नहीं है, दरमियान में टूटे हुए नहीं है ये, क्यों? दैट्स व्हाई वी कॉल इट कॉन्टिन्यूअस घाट्स। कॉन्टिन्यूअस घाट्स, कॉन्टिन्यूअस माउंटेन्स या कॉन्टिन्यूअस घाट्स वो होते हैं जो दरमियान में बिखरे हुए ना हो, ईस्टर्न घाट्स की तरह, है ना। ईस्टर्न घाट्स चूंकि बिखरे हुए हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस, दे आर नॉन कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। अब यहाँ पर एक ही अनकंटिन्यूटी है, दैट्स व्हाट, कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, वो भी हम देख लेंगे, समझ में आ रहा है। अब चूंकि वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट कहाँ से हैं? सर ये स्टार्ट है गुजरात से। गुजरात में एग्जैक्टली कहाँ? तापी से। सर ये जो वेस्टर्न घाट्स गुजरात से स्टार्ट हैं वो तमिलनाडु पर खत्म है। सर इनकी पूरी लेंथ कितनी है? लिखो, दैट इज 1600 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स। इनकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 1600 किलोमीटर्स। क्या इतना मेरे जहन में आ गया? क्या यहाँ तक मुझे कोई डाउट हुआ? क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नजर आ गई? क्या इतना सा मैं कंप्रहेंड कर पा रहा हूँ? वेस्टर्न घाट्स की जो टोटल लेंथ है दैट्स 1600 किलोमीटर्स। क्लियर? 1600 किलोमीटर्स के होते हैं ये, ठीक है। सर कितनी स्टेट से आते हैं? अभी तो पढ़ाया, 6 स्टेट से गुजर के आते हैं ये। पहला गुजरात, ठीक है, गुजरात के फौरन बाद क्या है? महाराष्ट्र। सर बाद में क्या है? गोवा। सर उसके बाद क्या हो गया? कर्नाटक। सर उसके बाद क्या है? केरला। सर उसके बाद क्या है? तमिलनाडु। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 ही हो गए, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स पूरे के पूरे किन किन स्टेट से होके गुजर जाते हैं? इन 6 स्टेट से। क्या कोई यूटी है? क्या कोई यूटी है? जी हाँ, जी हाँ, 2 यूटीज का इसमें मुसलसल तरीके से बहाव है। एक तो हमारे पास जो कच्छ और खंबत के एरियाज में जो हमारे पास यूटी हैं, यहाँ पे
दमन दीव एंड दादरा नागर हवेली के नाम से, ठीक है, दैट्स अ यूटी। एक तो ये हिस्सा इसमें आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो केरला में एक पार्ट है माहे, माहे, ये यूटी है पौंडीचेरी की, जो पौंडीचेरी यूटी है उसका एक डिवीजन माही, माहे या माही दोनों सही है, ठीक है, ये इसमें पड़ता है केरला में। देखो पौंडीचेरी की अगर हम बात करें, पौंडीचेरी को ना हमने 4 हिस्सों में, 4 डिविजन्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है। पौंडीचेरी को हमने 4 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। एक तो आता है पौंडीचेरी, कराईकल, कराईकल, माहे एंड यनम, यनम, ठीक है। ये जो माहे वाला पार्ट है, माही वाला पार्ट, ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है केरला में, दिस इज माही। तो इसका मतलब है यहाँ पर दमन दीव दादरा नागर हवेली कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में। इसके बाद पौंडीचेरी का एक डिवीजन कौन सा? माहे इन केरला, इन केरला, ये केरला में है, ठीक है। इसका मतलब है कुछ यूटी का कुछ हिस्सा भी कवर करेगा ये, ठीक हो गया। तो सर ये बाकी पार्ट्स कहाँ पर है? अगर मैं कहूँ ये पौंडीचेरी है या पुदुचेरी है और कराईकल है, ये कहाँ पर है बच्चा? कहाँ पर है? और माहे कहाँ पर है? माहे तो मैंने बता दिया केरला में है ना। और ये यनम कहाँ पर है? यनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यनम इज इन आंध्र प्रदेश, और पहले 2 पौंडीचेरी एंड कराईकल तमिलनाडु में है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ठीक। टोटल लेंथ कितनी है? 1600। क्या हम आगे बढ़े? प्लीज कंफर्म, क्या हम आगे बढ़े? क्या यहाँ तक मुझे कोई डाउट है? क्या यहाँ तक मेरे जहन में कुछ आया? क्या मेरे जहन में कोई सवाल उठा? क्या मुझे सर से ऊपर गुजर गया ये? सर समझ में आ रहा है, बहुत शुक्रिया सर, आगे बढ़िए, समझ में आ गया सब। सर बहुत इजी तरीके से समझा दिया, ग्रेट। सर क्या हम बंसल आ सकते हैं? बेशक आ सकते हो, क्यों नहीं। सर लोकेशन क्या है बता दो दिया पहले ही, जस्ट बुखारा के बिल्कुल ऑपोजिट में है, कोई मसला नहीं, आ जाए आ जाए आ जाए, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ बच्चा। देखो अगर हम इंटरनेशनली बात करें बच्चा, ये जो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स का रीजन है ना, ये जो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स का रीजन है ना, दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह हमारे पास ना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइट है, कहां पर? इंडिया में, ठीक है। दिस इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पॉइंट मुझे याद हुआ? क्या मुझे ये पॉइंट याद हो गया? वेस्टर्न घाट्स इज बेसिकली व्हाट? अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो चूंकि ये एक रेन फेड एरिया है, रेन फेड एरिया है, ये काफी इनएक्सेसिबल रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से हमारे पास क्या है बच्चा? अराबियन सी, अराबियन सी। इसी अराबियन सी से होती हुई विंड्स आती हैं यहां से, are called as साउथ वेस्टर्न विंड्स, है ना। ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून आती है ना, वो यहां से आ जाती हैं, ठीक है। इनकी डायरेक्शन इन विंड्स की बिल्कुल ऐसी होती है। एंड मॉनसून का मतलब वो होता ही है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। मॉनसून लफ्ज पानी नहीं होता, अक्सर कंफ्यूजन क्या है बच्चों में, मॉनसून मतलब पानी नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी विंड का सीजन के एतबार से तब्दील होना, यानी विंड की डायरेक्शन का कभी साउथ वेस्ट होना, कभी नॉर्थ ईस्ट होना, दैट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब चूंकि डिपेंड करता है मौसम पर, अगर जून जुलाई के आसपास आए तो दे आर कॉल्ड एज साउथ वेस्ट विंड्स, अगर उसके बाद नवंबर दिसंबर के सीजन में आ जाए या अक्टूबर के बाद आ जाए, दे आर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स। चूंकि विंड्स तो एक ही है ना, लेकिन सीजन के एतबार से डायरेक्शन बदली, सीजन के एतबार से डायरेक्शन बदल रही है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट साउथ वेस्टर्न मॉनसून्स और नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून्स। अब हमने कहा ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून्स हैं जून जुलाई के आसपास इंडिया को स्ट्राइक करती हैं, सबसे पहले मालाबार कोस्ट को यानी केरला को। लेकिन यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ये जो विंड्स इनके साथ टकरा जाती हैं, ये जो विंड्स इनके साथ टकरा जाती हैं, क्या मुझे इतना समझ में आ गया? क्या ये सर से ऊपर तो नहीं जा रहा है? ऑल्दो ये मॉनसून का थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको जरूरी समझता हूँ समझाने के लिए। क्या इतना कंफर्म हमारा है? सर मजा आ रहा है, बहुत शुक्रिया। पढ़ा हूं ऐसे ही सर, गो ऑन। ओके, मैंने कहा ये जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं, जो साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं, ये वेस्टर्न घाट से जब टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, ठीक है, ऊपर उठती हैं ऐसे। अब जब ऊपर उठती हैं, हवा में उठती हैं, क्योंकि विद इंक्रीज इन हाइट देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, उसको हम लैप्स रेट बोलते हैं, लैप्स रेट, है ना। जब हम किसी चीज की हाइट बढ़ा दें, से फॉर एग्जांपल अगर हम गुलमर्ग में हैं, गुलमर्ग का ऑल्टीट्यूड कितना है? 2650, है ना, रफली अराउंड 2.6 किलोमीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। अगर हम ये कहें कि गुलमर्ग में टेम्परेचर अगर 10 डिग्री है तो मागाम में कमोबेश 30 डिग्री के आसपास होगा, या कमोबेश 20-22 के आसपास होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि जब हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ जो ये हवाएं आ रही हैं, ये जो विंड्स आ रही हैं,
वेस्टर्न घाट से टक्कर खा रही है, फिर कहाँ जा रही है? ऊपर। ऊपर क्या है? ठंडी। तो ये जो हवाएं वहां पर हैं, ये पहले से सर्द होती हैं, वापस सर्द होती हैं, तो इनको थोड़ा सा कंडेंसेशन मिलता है, फिर उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्लाउड से क्या गिरता है? प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन होता क्या है बच्चा? प्रेसिपिटेशन सिर्फ रेनफॉल नहीं होता। प्रेसिपिटेशन अगर मान के चले, अगर आसमान से पैसे आए ना, दैट्स आल्सो प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अगर आसमान से इंसान उतरा ना, दैट्स आल्सो प्रेसिपिटेशन। अगर आसमान से जिन भी उतरा ना, दैट्स आल्सो प्रेसिपिटेशन। पानी, स्नो, हेल स्टॉर्म, पैसा, मछलियां, जो भी आसमान से नीचे आए ना जमीन पर, दैट्स प्रेसिपिटेशन। सिर्फ पानी से इसको कंफ्यूज ना करो, है ना, पानी से इसको कंफ्यूज ना करो। प्रेसिपिटेशन हर वो फॉर्म होती हैं जो आसमान से आकर जमीन पे गिर जाती हैं। तो ये जो हवाएं ऊपर जाती हैं, इनको ठंडक मिलती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? या तो रेनफॉल आ जाएगा या तो फिर स्नोफॉल आ जाएगा। अब चूंकि ट्रॉपिकल रीजन है ना, साउथ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर लिहाजा यहाँ पर स्नोफॉल का कोई चांस नहीं बनता, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेनफॉल आ जाएगा। तो इन्हें कहेंगे मूनसून्स, इन्हें कहेंगे मूनसून्स। क्योंकि मूनसून्स यहाँ पर सबसे ज्यादा हिट करती हैं, किसमें? वेस्टर्न घाट्स के रीजन में। ठीक है, और ऐसी हवा जो पहले माउंटेन से टकराई, जो पहले माउंटेन से टकराई या किसी हिल से टकराई या किसी घाट से टकराई, उसकी वजह से जो रेनफॉल होता है, दैट रेनफॉल इज कॉल्ड एज, लिखो, दैट रेनफॉल इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है बच्चा कमेंट में? सर ऐसा कॉन्सेप्ट पहली मर्तबा सुना। क्यों? ज्योग्राफी स्कूल में नहीं पढ़ी अच्छे से? सर वहाँ इंग्लिश टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, फिर तो क्या ही पढ़ोगे। सर मैथ वाला कभी उर्दू पढ़ाता था? माशाअल्लाह। सर ये वापस से समझाओ। सुनो, मैंने कहा ये जो विंड्स होती हैं जो माउंटेन से टकरा जाती हैं, जो माउंटेन से टकरा जाती है, ऊपर उठती हैं, वहाँ कंडेंस होती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद उस क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से रेनफॉल हो जाता है। तो ऐसी रेनफॉल जो पहले हवा से टकराई, वो हवा जो पहले माउंटेन से टकराई, ऊपर उठी, नीचे आई रेनफॉल की सूरत में, उसी रेनफॉल को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या इतनी सी बात मेरे ज़हन में आ गई? क्या ये मुझे क्लियर हो गया? अब आ जाओ यहाँ पे। मैंने कहा जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, ये काफी इनएक्सेसिबल रहता है, यहाँ पर हम यूजुअली आ जा नहीं सकते। क्यों? ये रेन हिट एरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। अगर हम बात करें इंडिया में, ऑन एन एवरेज 125 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल होता है। एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। कहाँ पर? इंडिया में। मैंने कहा सर ये जो 125 सेंटीमीटर्स है, इसका एनुअल रेनफॉल इंडिया में होता है। मैंने कहा इंडिया में ऑन एन एवरेज औसतन कितना रेनफॉल होगा? 125 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं सिर्फ वेस्टर्न घाट्स की बात करूं, यहां पर अलोन इस साउथ वेस्ट मानसून की वजह से 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर के दरमियान रेनफॉल देखने को मिलता है। दैट्स बिगर, दैट्स लार्जर, दैट्स हेवियर देन द एंटायर एवरेज इन इंडिया। इंडिया में जितना रेनफॉल नहीं होता है उसका 2 गुना, उसका 3 गुना, समझ में आ रहा है, उसका बल्कि 4 गुना कहां पे हो रहा है? अलोन वेस्टर्न घाट्स में। सो दैट्स व्हाई दिस इज रेन हिट एरिया। यहां पर यूजुअली इंसान आ जा नहीं सकते, ज्यादातर समझ में आ गया। तो ये काफी इनएक्सेसिबल रहता है, और यही वजह है शायद इसकी टोपोग्राफी मेंटेन है। अगर हम फ्लोरा फौना की बात करें, जितने भी दुनिया में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर 450 के आसपास कुछ ऐसी स्पीसीज मिलती हैं एनिमल्स की विच आर एंडेमिक इन नेचर। अगर हम प्लांट स्पीसीज की बात करें, मोर देन 1500 प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी लेके चलती हैं, लेकिन सिर्फ वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में पाई जाती हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स में एक पर्पल फ्रॉग होती है, यहाँ पर नीलगिरी तार मिलता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे शाई लाइन टेल्ड मकाऊ मिलता है, ठीक हो गया, शाई लाइन टेल्ड मकाऊ। ठीक, यहाँ पर हमारे पास लेपर्ड भी मिलता है, ठीक है, विच इज नॉट ऑब्वियसली एंडेमिक, लेकिन कुछ यहाँ पर एंडेमिक है, जैसे पाइगमी हॉग, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें एंडेमिज्म के साथ चलती हैं। एंडेमिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में क्या हो, जो किसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाए, उसके बगैर दुनिया के किसी रीजन में ना पाई जाए, दे आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीसीज। तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में ऐसी स्पीसीज हैं विच आर टोटली होली एंड सोली एंडेमिक इन नेचर, यानी वेस्टर्न घाट्स में है, बाकी कहीं जगह पर नहीं है। दिस आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीसीज। क्या यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक मुझे कोई डाउट आ गया? क्या यहाँ तक कोई क्लियर है? प्लीज कंफर्म इन द कमेंट्स। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? क्या यहाँ तक मुझे अच्छे से समझ आ गया?
जी सर समझ आ रहा है, आगे बढ़िए। सर आपसे पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत शुक्रिया बच्चा, बहुत शुक्रिया। सर क्या ऐसे सारे ही ऐसे टीचर्स हैं? बच्चा मैं कुछ हुई नहीं सर, हमें साइंस भी ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, इससे बेहतर पढ़ाया जाएगा बच्चा, इससे 10 टाइम्स बेहतर पढ़ाया जाएगा, बेहतर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ें? क्या हम आगे बढ़ें? ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो मैंने कहा ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक हो गया। अब मैं सिर्फ इसको डायग्राम के तौर पे समझाता हूँ। ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये हो गए ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, मैंने कहा वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। अब चूंकि वेस्टर्न घाट्स 6 स्टेट्स में है, ईस्टर्न घाट्स भी किसी स्टेट में होगा, 5 स्टेट्स में होते हैं। ये लेंथ कितनी है? 1750 रफली 1750 किलोमीटर्स का। ठीक है, अब चूंकि वेस्टर्न घाट्स कहाँ से स्टार्ट थे? तापी से, ये महानदी से स्टार्ट है, महानदी, समझ में आ रहा है, ओडिशा से। अब यहाँ से वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नीलगिरी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नीलगिरी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नीलगिरी। समझ में आ रहा है? ये नीलगिरी है कहाँ पर? ये नीलगिरी है कर्नाटका, केरला प्लस तमिलनाडु। नीलगिरी कहाँ पर है बच्चा? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। क्या इतना बात मुझे समझ में आ गया? क्या इतना कॉन्सेप्ट मेरे जहन में उतर गया? नीलगिरी कहाँ पर है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स क्रिएट नीलगिरी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। क्या ये क्लियर है? मैंने कहा यहाँ से वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स, दरमियान में मिले कहाँ पर? नीलगिरी। सर नीलगिरी कहाँ पर है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। सर नीलगिरी को नीलगिरी क्यों बोलते हो? क्या बोल रहे हो? कैसा सवाल है ये? सर थोड़ा सा बता दे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कोई मसला नहीं। आ जाओ बच्चा, देखो बच्चे ने पूछा, बच्चा ये जो नीलगिरी है, ये जो सारी जो नीलगिरी है, इसको नीलगिरी क्यों बोलते हैं? इसको नीलगिरी क्यों बोलते हैं? सुनो यहाँ से, नीलगिरी ना असल में एक फ्लावर है। नीलगिरी में ना एक फ्लावर उगता है, दैट्स कॉल्ड एज नील पुष्प, नील पुष्प, नील पुष्प। ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर है, ध्यान से समझो, एक फ्लावर है जो कहां पर उगता है? नीलगिरी पे। नीलगिरी का वो फ्लावर कौन सा है बच्चा? नील पुष्प, नील पुष्प। इस नील पुष्प की इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन क्या है? ये 12 साल में एक मरतबा उगता है, ये 12 साल में एक मरतबा उगता है। देखो कितना रेयर है, देखो कितना रेयर है। सर क्या ये बंसल जैसा रेयर है? जी नहीं, बंसल इज द ओनली रेयर इंस्टीट्यूट इन द लोकेलिटी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा जो नीलगिरी है, नीलगिरी में एक फ्लावर है, कौन सा? नील पुष्प। ये नील पुष्प की इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन क्या है? ये 12 साल में एक मरतबा खिलेगा। पुष्पा देखी है? क्या पुष्पा देखी है तुम लोगों ने? अरे अल्लू अर्जुन की पुष्पा देखी है तुम लोगों ने? उसमें अल्लू अर्जुन क्या कहता है? ऐसे गन कांधे पर रख के कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं, फायर है मैं। वो यही कह रहा था, वो यही कह रहा था कि मैं नील पुष्प नहीं हूं, मैं फायर हूं। क्यों? क्योंकि मूवी में अल्लू अर्जुन का किरदार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है? एग्रेसिव, वायलेंट। अब चूंकि फ्लावर होता क्या है, फ्लावर की खसलत क्या है? नरम होता है, नाजुक होता है। क्या अल्लू अर्जुन पुष्पा में नरम था, नाजुक था? नहीं, वो तो विलन टाइप था। वो पहला हीरो है जो विलन टाइप था। समझ में आ रहा है? तो वो यही कह रहा था कि मैं नील पुष्प नहीं हूं, क्योंकि उसका नाम भी क्या रहा है? पुष्पा। थोड़ा सा कोरिलेशन है ना, उसका नाम पुष्प रहा, पुष्पा रहा, पुष्पराज रहा। लेकिन उसने कहा कि मैं नील पुष्प हूं ही नहीं, ऑल्दो मेरा नाम पुष्पा है, ऑल्दो मेरा नाम नील पुष्प से मिलता जुलता है, लेकिन मुझे फ्लावर ना समझना, मुझे फायर समझना। यहां से कह रहा था वो, अरे समझो इसको, यहां से कह रहा था वो। यही खासियत है यहाँ पढ़ने और बाकी इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। यहाँ ये सब बताया जाता है बच्चा, यहाँ हम इस चीज को डिकोड करते हैं, यहाँ रूट लेवल पर सिखाया जाता है क्या मसला है, क्या लोचे हैं। क्या इतना मेरा क्लियर आ गया समझ? ठीक है, चलो आगे। मैंने कहा नीलगिरी है, नीलगिरी में एक पीक है, दैट्स कॉल्ड एज डोडा बेटा, डोडा बेटा, डीबी, डोडा बेटा। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी। नीलगिरी में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। ये डोडा बेटा खुद कहां पर है? दिस इज इन तमिलनाडु, दिस इज इन तमिलनाडु। ये जो डोडा बेटा की पीक है, सर ये कौन सी पीक है? ये हाईएस्ट पीक है किसकी? नीलगिरी की। कहां पर है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ये इसकी हाइट है 2637 मीटर्स इसकी हाइट होती है। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? मैंने कहा सर ये वेस्टर्न घाट्स है,
ठीक है। मैंने कहा सर ये वेस्टर्न घाट्स हैं, सर ये ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। सर इस पॉइंट का क्या नाम है? सर इस पॉइंट का नाम हो गया नीलगिरी। सर मुझे नीलगिरी के बारे में सब समझ आ गया, ठीक है। अब नीलगिरी के बाद एक और हिल है यहाँ पर, दैट्स कॉल्ड एज अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। सर ये कहाँ पर है? दिस इज इन केरला, दिस इज इन केरला। अन्नामलाई हिल्स के बाद यहाँ एक और हिल्स है, दैट्स कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, ठीक है। फिर उसके बाद और है पालनी हिल्स, फिर इसके बाद और है नागरकोइल, नागरकोइल। क्या इतना क्लियर है? मैंने कहा यहाँ से वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, दैट्स नीलगिरी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा। फिर उसके बाद अन्नामलाई, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, अनाईमुडी, ठीक। दिस इज द हाईएस्ट पीक इन एंटायर वेस्टर्न घाट्स। मैंने कहा नीलगिरी की सबसे अगर हाईएस्ट पीक मानी जाएगी दैट इज डोडा बेटा, लेकिन अगर मैंने ये कहा कि पूरे वेस्टर्न घाट्स की, पूरे वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? दैट इज अनाईमुडी। कहां पर? केरला। कहां पर? ये पूरे साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है। अन्नामलाई के नीचे एक और हिल रेंज है, दैट इज कार्डमम हिल्स, अगेन केरला, ठीक है। उसके बाद पालनी हिल्स, पालनी हिल्स तमिलनाडु। पालनी हिल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक हिल स्टेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ऊटी, दैट इज कॉल्ड एज ऊटी। उसी को हम बोलते हैं उद्योग मंडलम, उद्योग मंडलम। लास्ट में आ जाएगी नागरकोइल, अगेन इन तमिलनाडु, अगेन इन तमिलनाडु। बहुत सारी किताबों में ऐसा है कि कार्डमम हिल्स साउदर्न मोस्ट हिल रेंज मानी जाती है। समझ में आ रहा है? अगर मैंने ये कहा ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। ये जो हिल रेंज ना लास्ट में, दिस इज कार्डमम हिल्स, दिस इज कार्डमम हिल्स। लेकिन ये साउदर्न मोस्ट नहीं है, साउदर्न मोस्ट नागरकोइल है, दैट्स अगेन इन तमिलनाडु। सो टेक्निकली साउदर्न मोस्ट हिल रेंज अगर हम बात करें तो दैट इज नागरकोइल, दैट इज इन तमिलनाडु, दैट इज नॉट कार्डमम हिल्स, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा सा हम इस लेसन को पढ़ा चुके हैं। तो इसके बाद जो इसके आने वाली क्लासेस होंगे वो नेक्स्ट सेशन में हम ले लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया हो, तो कोई डाउट ना रहा हो। क्या समझ आ गया सबको? सर बहुत अच्छा समझ आ गया, बहुत शुक्रिया सर। हम बंसल जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं 9th और 10th 11th 12th के लिए, मोस्ट वेलकम सर। अगली क्लासेस के लिए कब से ऑनलाइन आओगे? आप एप्लीकेशन को ज्वाइन करो, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन करो बंसल क्लासेस मागाम, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सर आप अपना एड्रेस बताओ, बंसल क्लासेस। चलो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो आई विल सी यू लेटर, बाय बाय।